Hello everyone, this is Priya Meena, Assistant Professor Physics, Government Girls College सिरोही। बच्चों हमने ये जो आपका लेक्चर है ये बीएससी पार्ट 3 के लिए है क्वांटम मैकेनिक्स का, जो कि आपका पेपर फर्स्ट है और यूनिट फर्स्ट हम इसमें पढ़ा रहे हैं। लास्ट जो लेक्चर में हमने पढ़ा था वो था श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, वेव फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब श्रोडिंगर इक्वेशन बच्चों दो तरह की होती है, एक तो टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। एक तो समय पर निर्भर करती है, दूसरी समय पर निर्भर नहीं करती है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो आती है आपकी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, यानी कि काल आश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन, समय पर निर्भर करने वाली। तो बच्चों ये आपका इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को डिराइव कीजिए या फिर टाइम इंडिपेंडेंट को, तो दोनों में से कोई भी आ सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शुरुआत करते हैं हम जैसे कि लेट ए पार्टिकल ऑफ मास, यानी कि एक द्रव्यमान एक m द्रव्यमान का एक कण इज मूविंग इन x डायरेक्शन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। एक कोई भी कण है जिसका द्रव्यमान m है, जो कि प्लस x डायरेक्शन में एक मतलब कोई भी जो बल है, संरक्षी बल क्षेत्र के अंदर क्या कर रहा है, उनके उसी के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, फिर गति कर रहा है। उसकी मान लीजिए कि उस वो जो कण है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने मानी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्या है, Vx है। x हम इसीलिए लगा रहे हैं बच्चों क्योंकि हम x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, x डायरेक्शन में मूवमेंट की बात कर रहे हैं। उसका मोमेंटम जो है x डायरेक्शन में, यानी कि संवेग उसका उस कण का क्या है, px है। ये सब हम मान के चल रहे हैं। और टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, एनर्जी कण की जो कुल ऊर्जा है वो कितनी है, E है। अब हम क्या लेते हैं, द मैटर वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल इन 1D। उस पार्टिकल है तो उसके साथ ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई तरंग एसोसिएट होगी, तो उसके साथ जो द्रव्य तरंग एसोसिएट है, मान लीजिए कि उसके लिए हम कोई फंक्शन ले लेते हैं साई एक्स, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि फॉलोइंग इक्वेशन के द्वारा हम देते हैं। हमने पीछे मान लिया है कि साई एक्स हमारा किस प्रकार होता है या फिर किस प्रकार से हम डिनोट करते हैं। तो किसी भी तरंग को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फंक्शन लिया है हमने साई एक्स, तो उसे हम निम्न इक्वेशन के द्वारा लिख सकते हैं। साई एक्स इज इक्वल्स टू ए इसका क्या है, आयाम है, e की पावर माइनस आयोटा अपॉन h क्रॉस मल्टीप्लाई बाई ई टी माइनस पी एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। ये क्या है, आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, उस कण का उस वो जो उसके साथ एसोसिएट जो वेव है उसका क्या है, वेव फंक्शन है या फिर तरंग फलन है। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम t पार्शियली। हम ये जो इक्वेशन 1 है इसे समय t के सापेक्ष आंशिक रूप से अवकलित करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमें क्या मिलता है, यहां से हम लेफ्ट साइड में हमें क्या मिलेगा, डेल साई अपॉन डेल टी। नेक्स्ट हम इस टर्म को यदि डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जो t की टर्म में है तो हमारे पास ये टर्म डिफरेंशिएट होगी। इसमें क्या आएगा, a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आ जाएगा। e की पावर में कोई भी फंक्शन हो उसे यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं, अवकलित करते हैं, तो पहले तो वही फंक्शन आता है एक्सपोनेंशियल, यानी कि e की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब इस अंदर वाले टर्म का करेंगे बच्चों, इसमें ये टर्म तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी क्योंकि ये टी पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। इस टर्म का क्या होगा, ये टर्म हमारे पास क्या है, बाहर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस भी है मल्टीप्लाई में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस। ये आप देख रहे हैं, ये जो हमारे पास टर्म है ये हमारे पास क्या है, साई के बराबर है, तो हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, साई पुट कर देंगे। तो डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई साई। ठीक है, यहां से यदि हम ई साई की वैल्यू निकालें, यानी कि एनर्जी मल्टीप्लाई बाई साई, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ई साई की वैल्यू निकालें तो ये माइनस इधर आ जाएगा बच्चों, आयोटा जो है यहाँ पर अपॉन में आएगा, 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू क्या होती है, -1, यानी कि ये माइनस और वो 1 अपॉन आयोटा का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या मिलेगा हमें, आयोटा मल्टीप्लाई बाई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। ये आपके पास ई साई की वैल्यू आ गई बच्चों। यहाँ से जो हम देखते हैं वो हमारे पास क्या है, देखो हमें क्या मिल रहा है, साई के अलावा ई की जो हमारे पास एक तरह से वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है साथ में, साई। ठीक है, अगर हम इसे कंपेयर करें आपस में तो ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी।
यानी कि ये हम आपको बाद में पढ़ाएंगे कि ऑपरेटर जो होते हैं, यानी किसी भी फंक्शन पर लगने वाला ऑपरेटर, यदि हमें एनर्जी चाहिए किसी फंक्शन के लिए, साई के लिए, तो हम उसके लिए क्या ऑपरेटर यूज करेंगे, आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, और साथ में वो फंक्शन, तो हमारे पास एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास प्राप्त होती है। ये हो गई आपकी सेकेंड। नाउ अब हम क्या करेंगे, पहले हमने टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया था, अवकलित किया था। अब हम ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, इसे हम x के सापेक्ष अवकलित करेंगे, तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, डेल साई अपॉन डेल एक्स, सेम आएगा बच्चों, a एक्सपोनेंशियल माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स एक्स। यहाँ पे ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। इस टर्म के सापेक्ष यदि हम x के साथ में जो टर्म है उसका यदि हम अवकलन करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमारे पास क्या आएगा, आई एच क्रॉस मल्टीप्लाई बाई पी एक्स, ये हमारे पास टर्म प्राप्त हो गई। ये क्या हो गया, साई। इसे हम साई लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डेल साई अपॉन डेल एक्स आई पी एक्स एच क्रॉस साई। ठीक है, यहाँ से हम पी एक्स साई की वैल्यू यदि हम निकालें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, सेम आई यहाँ से 1 अपॉन आई बन के इधर इस टर्म में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो 1 अपॉन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा एच क्रॉस मल्टीप्लाई होगा डेल साई अपॉन डेल एक्स। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इसमें देखो, इसमें हमें क्या प्राप्त हो रहा है, पी एक्स यानी कि मोमेंटम का जो ऑपरेटर है किसी भी फंक्शन पे लगने वाला, वो हमें क्या मिल रहा है, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। ये हमें बाद में याद रखना है, हमें टिप्स पे याद रखते हैं कि एनर्जी निकालनी है तो फिर उसके लिए क्या ऑपरेटर लगेगा, आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। मोमेंटम निकालना है तो माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन हमारे पास प्राप्त हुई है, इसे फिर से x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने अभी पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था, पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था, वो था कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, मतलब डबल डिफरेंशिएटिव इक्वेशन होती है। तो ये हमारे पास क्या है, सिंगल डेरिवेटिव है। ठीक है, डेल बाई डेल एक्स, तो इसे हम फिर से एक बार और x के सापेक्ष यदि अवकलित करेंगे तो हमारे पास द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण प्राप्त होगी। ये हो जाएगा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बच्चों कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, आई पी एक्स अपॉन एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल एक्स। ठीक, ये हमारे पास प्राप्त हो गया। अब वैल्यू ऑफ डेल साई अपॉन डेल एक्स, ये वैल्यू हमारे पास है ही पहले से, तो इसकी वैल्यू यदि हम प्रीवियस इक्वेशन से पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या मिलेगा बच्चों, डेल साई अपॉन डेल एक्स है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई पी एक्स अपॉन एच क्रॉस आई पी एक्स अपॉन एच क्रॉस मल्टीप्लाई बाई साई। ठीक है, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई बाई आई, ये होता है हमारे पास -1, तो माइनस यहाँ आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई साई। यहाँ से हम पी एक्स स्क्वायर साई की यदि वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के साथ, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब क्या आता है, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स यानी कि चिरसम्मत यांत्रिकी जो थी आपकी, उसके अनुसार टोटल एनर्जी पार्टिकल की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है आपकी, वो हम कैसे लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, उसे यदि हम मोमेंटम में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो हमारे पास एनर्जी क्या मिल गई, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार यदि हम देखें तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। और since in quantum mechanics every physical quantity can be represented by an operator and a wave function is always associated with it, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी जो भी हमें प्राप्त होती है वो एक ऑपरेटर के द्वारा और एक वेव फंक्शन के द्वारा इसके साथ जो कि एसोसिएट होता है, हमेशा एक वेव फंक्शन या फिर एक तरंग फलन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो ई साई हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, साई तो हमारे पास फंक्शन है उस तरंग का, और ई मैंने क्या बताया था कि एनर्जी के लिए यदि कोई हम ऑपरेटर लेते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स में टोटल एनर्जी जो हम निकालते हैं, तो ये हमारे पास ई की जगह हम ये टर्म पुट कर यदि करते हैं तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी मल्टीप्लाई बाई साई। साई के साथ जो लेफ्ट हैंड साइड में लगा रहता है बच्चों, वो क्या कहलाता है, ऑपरेटर होता है, कि इसके संकारक है ये, इस पे यदि हम ये चीज ऑपरेट करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगी। अब यदि हम इक्वेशन और
4 से यदि हम देखें 2 और 4 से, तो हमें क्या प्राप्त होगा? ई साई हमने देखा था जो आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, ये मैंने आपको बताया था कि एनर्जी का जो ऑपरेटर होगा क्या होगा? आई अपॉन एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। और फोर्थ जो इक्वेशन थी उसमें हमें क्या मिला था? पी एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इन इक्वेशंस को हम इस इक्वेशन में यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में, यदि क्वांटम मैकेनिक्स के लिए पी एक्स स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे और ई की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमें ये इक्वेशन क्या प्राप्त हो जाएगी? ई की जगह हम रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा बच्चों? आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, हमें मिलेगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस v इंटू साई। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या आ गई बच्चों? 6 हमें प्राप्त हो गई। अब सो यूज दिस इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 5। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई बच्चों। ये जो इक्वेशन नंबर 6 आपके पास प्राप्त हुई है, आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। ये इक्वेशन नंबर क्या है? 6 है। सो इक्वेशन नंबर 6 रिप्रेजेंट द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। यही जो इक्वेशन है क्या कहलाती है? काल आश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन या फिर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है। इन वन डायमेंशन, ये कौन से डायमेंशन में है? वन डायमेंशन में है। एंड इट्स सॉल्यूशन प्रोवाइड्स द टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन साई एक्स टी। इसका जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा वो क्या मिलेगा? साई मिलेगा, साई की वैल्यू मिलेगी, और जो कि टाइम डिपेंडेंट कोई भी तरंग फलन होगा, साई एक्स टी। यदि हम पार्टिकल को फ्री मानते हैं कि वो बिल्कुल मुक्त कण है, तो उसके लिए हमारे पास क्या प्राप्त होगा? उसके लिए v इज इक्वल टू कंडीशन होती है कि स्थिति जो क्या हो जाएगी उसकी? 0 हो जाएगी। मुक्त कण है, फ्री कण है, तो वो गति करेगा, तो v इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो फ्री पार्टिकल के लिए हम ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं? आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। या इक्वेशन नंबर 6 में तो ये क्या है आपके पास? टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 7 में फ्री पार्टिकल के लिए हमें प्राप्त हुआ है। इफ वी राइट इन 3 डायमेंशन इक्वेशन 6 बिकम्स, यदि हम इक्वेशन 6 को, ये तो हमारे पास क्या है? 1 डायमेंशन में है, यानी कि केवल x डायरेक्शन में है। यदि हम इसे 3 डायमेंशन में लिखें तो हमारे पास क्या मिलेगा? 3 डायमेंशन में से लिखते हैं तो आप देखिए, आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, ये तो ऐसे कैसे रहेगा बच्चों? इज इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। ये हमारे पास यहाँ पे ये टर्म है, ये क्या है? केवल x डायरेक्शन में है। इसे हम तीनों डायरेक्शन में यदि लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई साई हो जाएगा प्लस v इंटू साई। ये जो टर्म है ये आप जानते हैं कि ये डेल ऑपरेटर होता है, तो इसे हम डेल 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 डायमेंशन में, यानी कि ये इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास क्या हो जाएगी? श्रोडिंगर इक्वेशन आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई प्लस v साई। ये आपकी इक्वेशन नंबर 8 हो गई। दिस इक्वेशन 8 रिप्रेजेंट द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। ये जो इक्वेशन नंबर 8 है ये आपकी काल आश्रित श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाती है 3 डायमेंशन में। एंड इट्स सॉल्यूशन प्रोवाइड द टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन। इसका जो सॉल्यूशन है वो हमें टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन प्राप्त होता है। इससे वहां पे हमने 1 डायमेंशन में हमें क्या प्राप्त हो रहा था? साई एक्स टी, और एक ऐसा तरंग फलन हमें मिलता है जो कि तीनों डायरेक्शन में, तीनों डायमेंशंस पे डिपेंड करता है और समय टी पर डिपेंड करता है। अब ये हो गई बच्चों आपका फाइनल, ये है आपकी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है जो कि जिसे हम, ये जो टर्म होती है ना, ये माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 प्लस v, ये जो टर्म होती है ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं बच्चों इसको। तो इसमें जैसे साई को यदि हम कॉमन ले लें तो ये हमारे पास पूरा का पूरा एक क्या मिल जाएगा? ऑपरेटर हमें मिल जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v और डेल 2 प्लस v मल्टीप्लाई बाई साई। तो ये एक हमारे पास क्या मिलेगा? ऑपरेटर मिलेगा। इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं बच्चों? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। यदि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की फॉर्म में हम लिखें तो हमें क्या मिलेगा? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 प्लस v मल्टीप्लाई बाई साई प्लस आई अपॉन एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। इन दोनों को यदि हम कंपेयर करें
तो आप देखेंगे ये तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो गया। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एच कैप मल्टीप्लाई बाई साई इज इक्वल्स टू, ये आपको पता है कि आई एच क्रॉस अपॉन डेल टी, आई एच क्रॉस मल्टीप्लाई बाई डेल अपॉन डेल टी, ये भी साई के मल्टीप्लाई में है। और ये हमारे पास मैंने आपको बताया था कि एनर्जी का ऑपरेटर है, तो ये क्या हो जाएगा, ई साई, एच कैप साई इज इक्वल्स टू ई साई, यानी कि ये है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के टर्म्स में। तो बच्चों ये तो थी आपकी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, काल आश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन। नेक्स्ट जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इसके नोट्स मैं आपको बच्चों व्हाट्सएप कर दूंगी, व्हाट्सएप पे पीडीएफ के फॉर्म में आपको अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू।